हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन किया जाता है, लेकिन विदाउट सीड, जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट पॉलिनेशन के जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उसे हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, और ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। तो आइए इसका डिटेलिंग हम देखते हैं। तो पार्थेनोकार्पी जो रहता है, पार्थेनोस का मीनिंग होता है वर्जिन और कार्पोस का मीनिंग होता है फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो रहते हैं वो वर्जिन फ्रूट्स रहते हैं। इन्हें सबसे पहले नॉल नाम के साइंटिस्ट ने 1902 में इंट्रोड्यूस किया था इस टर्म को। तो ऐसे फ्रूट का डेवलपमेंट जिसमें पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, जो विदाउट सीड के फॉर्मेशन के ऐसे फ्रूट्स का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो इस प्रोसेस में सीड्स जो रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। इसका जो डेफिनेशन है उसे निस्ट नाम के साइंटिस्ट या बोटानिस्ट ने दिया था 1965 में। तो अगर हम टाइप्स ऑफ पार्थेनोकार्पी की बात करें तो यह दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल पार्थेनोकार्पी और इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पीज। अगर नेचुरल पार्थेनोकार्पी की बात करें तो यह नेचुरली ऑब्टेन पार्थेनोकार्पिक है, और अगर इंड्यूस की बात करें तो यह आर्टिफिशियली डेवलप्ड फ्रूट्स इसमें आते हैं। तो बेस्ड ऑन स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, अगर हम स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स की बात करें तो यह तीन प्रकार के होते हैं, जेनेटिक पार्थेनोकार्पी, एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी और केमिकल पार्थेनोकार्पी। पॉलिनेशन के बेसिस पे ध्यान दें तो यह होता है दो प्रकार के, वेजिटेटिव और स्टिमुलेटिव। तो वेजिटेटिव जो रहते हैं वो फ्रूट का डेवलपमेंट जो कि पॉलिनेशन के बिना होता है, जैसे एग्जांपल है बनाना। अगर हम स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी की बात करें तो ऐसे फ्रूट्स जिनका डेवलपमेंट पॉलिनेशन की प्रक्रिया के बाद होता है। तो कंडीशन फॉर प्लांट टू प्रोड्यूस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, तो जो फ्रूट्स जो रहते हैं वो फर्टिलाइजेशंस के बाद में ही डेवलप होते हैं, और कुछ टाइम के बाद में जो सीड जो रहते हैं वो ऑटोमेटिकली उनका डेवलपमेंट जो रहता है वो रुक जाता है, और रुकने के बाद में फिर ऐसे जो फ्रूट्स जो रहते हैं उन्हें हम सीडलेस फ्रूट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है ग्रेप्स। तो इनमें फर्टिलाइजेशन तो होती है, लेकिन इसमें जो सीड रहता है वो प्रॉपर से डेवलप नहीं हो पाता। इसमें जो पॉलिनेशंस जो रहते हैं वो एज़ यूजुअल रहते हैं, और पॉलन ट्यूब जो रहते हैं वो सर्टन डिस्टेंस तक ग्रो होते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स जो डेवलप होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं। तो एग्जांपल है निकोशियाना। तीसरे कंडीशन में देखिए तो इसमें जो पॉलन जो रहते हैं वो डेड पॉलन होते हैं या फिर नॉन वायबल रहते हैं। नॉन वायबल मतलब कि नॉन एक्टिव, जो फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ कंडीशन है कि ये जो फ्रूट्स हैं वो बिना पॉलिनेशन के ही इनका डेवलपमेंट होता है। तो एग्जांपल है इसमें टोमेटो या फिर बनाना। तो अगर हम देखें तो पार्थेनोकार्पी एक नेचुरल एक्सीडेंट है, और या फिर एक आर्टिफिशियली भी इसे किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन और जिबरेलिन। तो अगर हम जेनेटिक पार्थेनोकार्पी की बात करें तो यह कल्टीवेटेड प्लांट्स में ज़्यादा कॉमन है रैदर देन वाइल्ड प्लांट्स। इसमें अगर हम रीजंस देखें तो इनकम्पैटिबिलिटी, हाइब्रिडाइजेशन या फिर म्यूटेशंस इसमें रीज़न हो सकते हैं। अगर इनकम्पैटिबल प्लांट्स में देखें तो जो पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ रहता है वो बहुत ही स्लो रहता है, और इसलिए फ्लावर्स जो रहते हैं वो बहुत जल्दी ही शेड हो जाते हैं, झड़ जाते हैं इससे पहले कि जो ट्यूब जो रहता है वो ओवरी को पहुँचे। तो इस वजह से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अगर हम नेचुरल जेनेटिकल पार्थेनोकार्पी की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन के ऑक्सीन उसमें पाए जाते हैं, और वो ट्रिप्लॉइड नेचर के होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है इसमें ग्रेप्स। तो ये कुकुम्बर अगर हम इसकी बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन रहता है, जैसे हमने डिनोट किया कैपिटल पी से। अगर होमोजाइगस कंडीशन में देखें तो कैपिटल पी जो रहते हैं वो नॉन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हेट्रोजाइगस को अगर हम देखें तो वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है ये क्रॉस अगर हम करें तब फिर हमें यह रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा।
ये कुछ पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर, जिसमें नेम ऑफ द वैरायटी है जैसे प्लांट पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर 2। तो ये हमें कहाँ से मिला है, पाटनगर से मिला है। अगर DPSC 10 इस वैरायटी को अगर हम देखें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो यह न्यू दिल्ली से मिला है। अगर पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर वैरायटीज़ की अगर हम बात करें तो यह इस प्रकार हमको दिखती है। यह पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जिसमें यह कुकुम्बर इस तरीके से ग्रो किया हुआ है या फॉर्म हुआ है। एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी की अगर हम बात करें तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि फॉग हो गए, टेम्परेचर हो गए, ये टेम्परेचर क्या करते हैं पर्टिकुलरली नॉक्टर्नल टेम्परेचर, ये सब फ्रूट्स, सीडलेस फ्रूट्स के फॉर्मेशन के लिए यह रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जो लो टेम्परेचर जो रहते हैं, इस लो टेम्परेचर की वजह से पॉलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं हो पाता है और इसलिए जो पॉलन ट्यूब जो रहते हैं वो ओवरी में नहीं रीच कर पाती है। इस वजह से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, पर लेकिन वहाँ पे फ्रूटिंग हो जाती है। तो अगर हम कुछ वैरायटीज़ देखें जैसे पियर्स और एप्पल्स की, तो यह पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है जो कि साउथ अफ्रीका में पाई जाती है और जिसमें सीडलेस है। जो सीडलेस अगर हम USA में देखें, US में, तो यह सीडेड फ्रूट्स इसमें पाया जाता है। तो इन अ वे देखें तो लो टेम्परेचर की वजह से ही जो पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होता है उनका फॉर्मेशन होता है। लो टेम्परेचर की वजह से फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। केमिकली इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी की अगर हम बात करें तो इसे सबसे पहले बताया था एक साइंटिस्ट गस्टैफ्सन नाम के साइंटिस्ट ने 1939 में एक इन्होंने हार्मोन के बेसिस पे स्टडी किया था, जिनमें इन्होंने ये पाया था कि अगर सीडेड या सीडलेस फ्रूट्स अगर ध्यान में देखा जाए तो सीडलेस वैरायटीज़, जो सीडलेस जो फ्रूट्स रहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीन का कंटेंट पाया गया है। तो अगर हम एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन देखें, कैसे ऑक्सीन कैसे आता है, तो ऑक्सीन जो रहता है वो एब्सिशन लेयर को प्रिवेंट कर देता है और वैस्कुलर जो सिस्टम रहता है उसके डेवलपमेंट के लिए यह एनकरेज करता है। ऑक्सीन जो है वो सीड के जो डेवलपमेंट होता है, सीड के फॉर्मेशन को यह प्रिवेंट कर देता है, उन्हें इनहिबिट कर देता है। और ऑक्सीन जो है वो फ्रूट्स जब वो मैच्योर होते हैं या जब वो फ्रूट में जब ग्रोथिंग होता है तब वो उसके वाटर को लॉस कर देते हैं या उसके वाटर में रिड्यूस कर देते हैं। इसमें स्टार्च का जो रहता है, स्टार्च सिंथेसिस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होती है ऑक्सीन की वजह से। जो ऑक्सीजन अपटेक जो रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी इससे हाईली इफ़ेक्टिव रहती है। वेजिटेटिव जो पार्थेनोकार्पी है ये भी इससे इंड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि मॉरस एल्बा इस स्पीशीज़ में। इसमें पॉलिनेशन जो है वो प्रिवेंट किया जाता है बैगिंग के प्रोसेस से। ये थे केमिकली इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिन की बात करें तो जो जिबरेलिक एसिड रहता है, अगर इसे जेफायरेंथस एक स्पीशीज़ है, इसके ओवरी में जब इसे इंजेक्ट किया गया तो इन्होंने ओवरी के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट किया सीड के थ्रू, लेकिन इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसमें एम्ब्रियो के फॉर्मेशन नहीं हुआ लेकिन सीड का फॉर्मेशन हुआ और इन अ वे फ्रूट इसमें प्रोड्यूस हुए। जो जिबरेलिन का जो लो कंसंट्रेशन जो रहता है वो पार्थेनोकार्पी प्रोसेस को इंड्यूस करता है। यह जो जिबरेलिन है वो सीडलेस फ्रूट्स को बढ़ावा देता है। सीड जो ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड का फॉर्मेशन ना हो, जैसे एग्जांपल है टोमेटोज़, एप्पल्स, पियर्स। तो जो बोथ जो एसिड है जैसे 2,4-D हो गए और 2-नेफ्थॉक्सी एसिटिक एसिड, ये दोनों ही फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, इसको इंड्यूस करते हैं। लेकिन अगर इसे लो टेम्परेचर में रख दिया जाए और जिबरेलिन से ट्रीट कर दिया जाए तो ये भी उस टाइम पे फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट ये प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा कि पार्थेनोकार्पी क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। तो कर्नर नाम के साइंटिस्ट थे जो कि एंटेनेरिया एल्पिना में ये रहते हैं। तो इन साइंटिस्ट ने पार्थेनोजेनेसिस
टर्म को कॉइन किया था। तो इनके अकॉर्डिंग पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन के बिना। तो ऐसे द काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये होते हैं 4 प्रकार के: हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस और इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो अगर हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो इसमें जो एग का जो फॉर्मेशन है वो मेगास्पोर मदर सेल के रिडक्शन डिवीजन के बाद में होता है और एक एम्ब्रियो का ये डेवलपमेंट करते हैं। तो जैसे कि ये सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को कंटेन करते हैं, इसलिए इसके जनरेशन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। डिप्लॉयड एम्ब्रियोज जो रहते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होते हैं, लेकिन अगर मेगास्पोर मदर सेल्स जो रहते हैं वो मेगास्पोर को अगर डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं तभी वो एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज ओनली अ चांस included in facultative embryogenesis. It is reported in Orchis maculata. तो पॉलिनेशन के जस्ट बाद में, मतलब पॉलिनेशन के प्रोसेस के जस्ट बाद में ही बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट इसमें इंड्यूस किया जाता है पार्थेनोजेनेसिस के लिए, मतलब एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए। जैसे ओवरी को लो से हाई टेम्परेचर में रखा जाता है और स्टिग्मा को एक्सरे पॉलन में रखा जाता है, स्टिग्मा को पॉलन में रखा जाता है एक्सरे लाइट्स में। तो इस तरीके से बहुत सारे केमिकल और फिजियोलॉजिकल इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मेथड्स फॉर द इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पी। अगर ब्रासिका स्पीशीज़ में देखें तो इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक क्रॉसेस जो रहते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर पॉलिनेशन के प्रोसेस में अगर डिले होता है तो फिर वहाँ पे हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अगर माइसेलर सेल्स में केमिकल का प्रयोग किया जाता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का प्रयोग किया जाता है या यूज़ किया जाता है तब फिर वहाँ पे माइसेलर सेल्स का एनलार्जमेंट हो जाता है और प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अगर वहाँ पे ग्रोथ रेगुलेटर का अप्लाई किया जाता है किसी भी स्पीशीज़ या किसी भी प्रोसेस में, अगर ग्रोथ रेगुलेटर को अप्लाई किया कर दिया जाता है तो उसका जो क्यूटिकल या जो टिश्यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर ईस्टर से अगर फ्यूमिगेट किया जाता है तो उसमें फ्यूमिगेशन विथ एस्टर वेपर पॉसिबल ओनली इन ग्रीन हाउसेस। पियर्स में जो फ्रॉस्ट जो इंजरी जो रहती है, फ्रॉस्ट इंजरी ओवरी की, वो बेनिफिशियल होती है। ग्रेप्स में भी ट्रीटमेंट किया जाता है जिब्रेलिक एसिड को यूज़ करते हुए। आर्टिफिशियल चेंजेस किया जाता है टेम्परेचर में सो दैट पार्थेनोजेनेसिस इज़ ऑल्सो सक्सेसफुल। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें पार्थेनोकार्पी की या जेनेसिस की और या फिर उसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये है, जैसे ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो रहते हैं वो एज अ फूड, हम उसे फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ करते हैं, जैसे जैम्स, जेलीज, सॉस, ड्रिंकिंग्स, क्योंकि ये सब एडिबल पार्ट्स होते हैं। अगर ये जो ग्रोअर्स जो रहते हैं, मतलब जो यंग प्लांट्स जो रहते हैं, उन्हें वो हेल्प करता है इंसेक्ट और पेस्ट को दूर रखने के लिए। और इसमें क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की कोई भी नीड नहीं होती है और यह जो होते हैं वो क्रॉप यील्डिंग को भी इम्प्रूव करते हैं विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड्स। कंज्यूमर्स के द्वारा ये हाईली प्रिफर्ड है और प्लांट्स जो रहते हैं इसमें प्लांट्स जो रहते हैं वो पॉलिनेशन इसमें ज़रूरी नहीं होता है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें वेजिटेबल क्रॉप्स में, तो वेजिटेबल जो क्रॉप्स रहते हैं एडवर्स एनवायरनमेंट में भी इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी जाती है। फ्रूट्स जो रहते हैं सीडलेस रहते हैं, क्वालिटी इनकी इम्प्रूव्ड रहती है, ऑफ सीज़न भी इनका प्रोडक्शन हो सकता है, कल्टीवेशन भी प्रोटेक्टेड रहता है और इनके कल्टीवेशन में भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहता, चीप कॉस्ट रहते हैं। ये हैं सीडलेस वाटरमेलन्स, जो एक है रेड कलर में और एक है येलो कलर में, जो पार्थेनोकार्पी हैं।
सीडलेस वाटरमेलन इनका ये है। डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड हुए, टेट्राप्लॉइड से डिप्लॉइड से फिर क्रॉस हुआ, तो टेट्राप्लॉइड फिर डिप्लॉइड देन सीडलेस फ्रूट। लिमिटेशंस, अगर हम पार्थेनोकार्पी ऐसा प्रोसेस है जिसे हम लिमिट में रख सकते हैं, तो इसकी क्या क्या लिमिट हो सकती है। तो इसमें स्टेबिलिटी की लैक हो सकती है, यूनिफॉर्मिटी इसमें लैक हो सकती है। इसमें जो फ्रूट हो सकते हैं वो स्मॉल साइज़ के हो सकते हैं, मैलफॉर्म्ड फ्रूट्स या फिर प्रॉपर अनप्रॉपर या इमेच्योर फ्रूट्स का इसमें प्रोडक्शन हो सकता है। और जो कमर्शियल सीड्स रहते हैं उनके प्रोडक्शन में ये हाईली वेरिएबिलिटी ये ला सकते हैं। तो ये थे कुछ डिटेलिंग पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस से। आज के हमारे टॉपिक में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए